हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक प्लस प्लस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। रिसेंटली मैंने टीसीएस में एक वेब डेवलपर रोल के लिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस था 3 to 4 years। ये कंपनी थी टीसीएस। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस था 3 to 4 years और जो रोल था वो था बेसिकली वेब डेवलपर, जिसमें ये लोग मांग रहे थे लारावेल ही मेन प्राइमरी फोकस था और रिएक्ट जीएस उसमें मेंशन था। रिएक्ट जीएस एचटीएमएल वगैरह मेंशन था, लेकिन प्राइम फोकस जो था वो लारावेल ही था। तो आज इसमें बेसिकली इस टीसीएस के इंटरव्यू में मेरे साथ जो राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो था टेक्निकल राउंड था। सेकंड राउंड था मेरा यू कैन से टेक प्लस मैनेजरियल राउंड। ठीक है, मैनेजरियल राउंड था और उसके बाद था थर्ड में एचआर डिस्कशन। हाँ, इस इंटरव्यू में एचआर डिस्कशन एक नॉर्मल पार्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है मैं आपको पहले बताऊंगा। थर्ड जब हम लोग एचआर डिस्कशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों? क्योंकि टीसीएस एक जो है एमएनसी है जो बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें मांगती है अगर वो आप किसी भी बंदे को अपना एम्प्लॉय बनाने से पहले। तो ठीक है, आज हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मुझे फर्स्ट जो मेरा राउंड 1 था, उस टेक राउंड में मुझसे क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। जो टेक्निकल पर्सन था उसने फिर वो डायरेक्टली जंप कर गया, उसने इधर उधर की कुछ बातें नहीं की, वो डायरेक्टली जंप कर गया टेक राउंड में क्वेश्चंस के ऊपर। तो उसने मुझसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा, जो क्लासिक क्वेश्चन होता है पीएचपी वगैरह में डेवलपर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो था एक्सप्लोड और इम्प्लोड में डिफरेंस क्या है, एक्सप्लोड एंड इम्प्लोड का डिफरेंस। ठीक है, और उसने कुछ बोला कुछ एरे फंक्शंस बता दो। तो एरे फंक्शंस आप मतलब बहुत सारे बता सकते हैं उसको। ठीक है, एक्सप्लोड इम्प्लोड में डिफरेंस पूछा, कुछ एरे फंक्शंस पूछे। तो ये सब पहला क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है उसने हम लोग लारावेल में पूछा था, वो था मिडिलवेयर्स इन लारावेल, कि मिडिलवेयर क्या होते हैं और मिडिलवेयर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है कि मिडिलवेयर एक हमारी कोई भी जो रिक्वेस्ट होती है उनके ऊपर एक लेयर होती है मिडिलवेयर, जो पहले से ही उस रिक्वेस्ट के कुछ पैरामीटर्स हम लोग चेक कर सकते हैं, देन उस रिक्वेस्ट पे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी अपकमिंग एपीआई कॉल को। तो ये मेरे से मिडिलवेयर के बारे में पूछा, मिडिलवेयर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर, जैसे ग्रुप्ड मिडिलवेयर होते हैं। ठीक है, और मिडिलवेयर के बाद मेरे से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो था पोस्ट एंड गेट एपीआईज में डिफरेंस, कि पोस्ट और गेट एपीआईज में डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इन टॉपिक्स को जो भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ना, जो भी पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ, एक्सप्लोड इम्प्लोड, इसको आप डायरेक्टली कहीं भी डालोगे चैट जीपीटी वगैरह पे तो आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए मैं आंसर्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं और चीज़ें लिख देता हूँ। एरे फंक्शंस भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एरे फंक्शंस भी पूछे थे कि कॉमन एरे फंक्शंस। ठीक है, कॉमन एरे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये ऐड कर देता हूँ। तो मिडिलवेयर भी आप डालोगे तो आपको बता देगा, टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर भी बता देगा आपको कौन कौन से होते हैं। ठीक है, थर्ड था मेरा पोस्ट और गेट एपीआई में डिफरेंस। अब ये डिफरेंस जैसे आपको पता है कि सिंपल एक मैं आपको समझाने के लिए डिफरेंस बता रहा हूँ कि गेट एपीआई में जो हमारे पैरम्स होते हैं एक्सपोज होते हैं यूआरएल में और हम वैसे सेंड करते हैं। पोस्ट में जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं जनरली हम हेडर के अंदर डाल के भेजते हैं, और साइज़ का डिफरेंस रहता है, सिक्योरिटी का डिफरेंस रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस। तो ये भी आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली इसको डालोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएंगे। अब ने नेक्स्ट जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो था डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, कि किसी भी डेटाबेस को कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन में आप बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हो, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही चीज़ बोलनी है डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि आप बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली ये, कि आप क्या रिस्पॉन्स दोगे उसी हिसाब से फिर और डीप में पूछेगा। तो जैसे मैंने उनको बताया, इंडेक्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ प्रॉपर इंडेक्सिंग इन वेयर क्लॉज, और सेलेक्टिंग द नेसेसरी कॉलम्स। अगर किसी भी डेटाबेस से हमको कुछ कॉलम्स फैच करने हैं तो हम लोग नेसेसरी कॉलम्स उठाएं ले। जैसे हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली सेलेक्ट स्टार की क्वेरी यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग और किसी भी रिक्वेस्ट में हमको सारी डिटेल्स चाहिए भी नहीं होती, लेकिन सेलेक्ट स्टार यूज़ करते हैं, तो उसके बजाय हमको सेलेक्ट और जो भी पर्टिकुलर कॉलम है वो फैच करने की क्वेरी यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग डेटाबेस को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हमारी क्वेरी को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग कैशिंग के लिए रेडिस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हम कुछ कोड ऐसा लिखें जिससे हमारा जो डेटाबेस कॉल्स हैं वो बच पाएँ। तो यही सब छोटे मोटे मैंने मेथड्स बताए थे, वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बताते हैं उनको। तो उसी हिसाब से हम लोग उसी हिसाब से वो लोग आपसे फर्दर पूछते हैं। बहुत सारे लोग पेजिनेशन भी कहते हैं,
कि लिमिट टू नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को लिमिट करने के लिए पेजिनेशंस भी यूज़ करें। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो ये था हमारा डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशंस। और फिफ्थ क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा था कि पीएचपी कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं प्री डिफाइंड, पीएचपी में कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, यू कैन से दैट सिस्टम के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो मैं एक सिस्टम कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जो सिस्टम कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल है पीएचपी हाइफन वर्जन, ठीक है, ये एक सिस्टम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और PHP_OS आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स फैच होंगी, आप चेक कर सकते हो इनको प्रिंट आर करा के, ठीक है। ये सिस्टम कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और फिर कुछ हमारे होते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, सिस्टम कॉन्स्टेंट्स। और फिर हमारे कुछ इसमें होते हैं HTTP कॉन्स्टेंट्स। HTTP कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? HTTP कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ किया होगा $_सर्वर, सर्वर की डिटेल्स फैच करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं सर्वर की डिटेल्स फैच करने के लिए $_सर्वर, ठीक है। ये HTTP कॉन्स्टेंट्स हैं। और भी बहुत सारे आप गूगल करोगे या ChatGPT में आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। फिर मैजिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। मैजिक कॉन्स्टेंट्स का वैसे लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैजिक कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। तो मैंने खैर उनको दो ही टाइप के बताए थे। मैंने उनको सिस्टम कॉन्स्टेंट्स और क्या कहते हैं सर्वर कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया था, और वो सेटिस्फाई थे, उनने ज़्यादा मुझसे पूछा नहीं। जैसे _ क्लास _ अब इसके क्या यूज़ होते हैं, ऐसी फाइल भी होता है, सेम टू सेम ही होता है मैजिक कॉन्स्टेंट फॉर फाइल के लिए भी हम लोग कुछ इस टाइप का यूज़ करते हैं। अब इसके क्या यूज़ होते हैं, ये क्या होता है, आप डायरेक्टली ChatGPT वगैरह पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन मुझसे ये था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था वो था ट्राई कैच, कि ट्राई कैच क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको पता है कि एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग ट्राई कैच यूज़ करते हैं, कि अगर कोई भी ऐसा एरर आए जिसको हमको ग्रेसफुली हम लोग को हैंडल करना हो तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। जो भी सस्पेक्टेड लाइन है उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, और उसको हैंडलिंग करने का मेथड हम कैच ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। तो ठीक है, आप बेसिकली कोई भी एक सिंपल एग्जांपल उनको बना के दिखा दोगे, जैसे डिवाइडेड बाय ज़ीरो का एग्जांपल या कुछ भी ऐसी एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल बना के दिखा दोगे, तो वो समझ जाएंगे कि आपको आता है, और वो ज़्यादा ओरल आपसे पूछेंगे नहीं, आप एक कोड करके दिखा सकते हो। बाकी एक शॉर्टिंग कि उनने मुझसे कहा था कि एक एरे को शॉर्ट करके दिखाओ, तो उसमें कोई भी आप एल्गो यूज़ कर सकते हो, शॉर्टिंग ऑफ एरे। तो ये तो मैंने जल्दी से उनको करके दिखा दिया था। ये एक मेरे से शॉर्टिंग का पूछा था, ठीक है। फिर उनने मेरे से 9th क्वेश्चन पूछा था। ये तो खैर बेसिकली ये था वेब डेवलपर रोल के लिए था ये इंटरव्यू। तो बेसिकली लारावेल तो उसका 70-80% तो लारावेल पार्ट था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट में React.js में का भी काम है, React.js का भी काम है, HTML का भी कुछ पार्ट है, और jQuery है, कुछ प्रोजेक्ट्स में jQuery भी है। तो मुझसे jQuery के सिंपल से क्वेश्चंस पूछे, कुछ jQuery सेलेक्टर्स हो गए, ठीक है। और थोड़ा React.js के बारे में पूछा, React.js के बारे में पूछा कि React.js आखिर क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। React.js की क्या रिक्वायरमेंट थी, और क्या कहते हैं React.js के जैसे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स में आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली। तो यही सब बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे React.js के, ठीक है, बेसिक ऑफ React.js, और कुछ खास नहीं पूछा React.js। तो ये क्वेश्चंस थे मेरे पास फर्स्ट टेक राउंड के लिए मेरे से पूछे गए। अब जो नेक्स्ट राउंड में कि मेरे को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड राउंड के लिए। राउंड 2 में जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए बेसिकली वो क्या क्या थे। तो सेकंड राउंड जैसे मैंने बताया आपको मैनेजरियल राउंड था। तो उसमें सबसे पहले तो मेरे से मैनेजर ने फर्स्ट क्वेश्चन तो वही पूछा, तो आम सा क्वेश्चन होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेरी क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछने के बाद डायरेक्टली उन्होंने कहा कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ, जो करंट प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। और जैसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो मैंने बताया कि मैं अभी करंटली अपनी कंपनी में टेक लीड हूँ, तो मेरे अंडर डेवलपर्स काम करते हैं, मेरे को रिपोर्टिंग देनी पड़ती है अपने मैनेजर को। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। और अगर आप टेक लीड नहीं भी हो तो आप सीनियर डेवलपर हो तो तब भी आपको जूनियर्स को गाइड करना पड़ता है। वो सब आप चीज़ें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो। सेकेंड प्रोजेक्ट जो भी आप करंटली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके बारे में आप थोड़े बहुत ब्रीफ दे सकते हो मैनेजर को। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये फेस किया है, ये वाला क्वेश्चन वो था कि कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बताओ कि जब जिसको तुमने फेस किया हो
और उसके बाद तुमको लगा हो कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया या मैं प्राउड ऑफ हूँ सिचुएशन को लेकर, वो टेक्निकल हो सकती है कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी में आप फंसे हो, उसके बाद आपने बहुत लोगों से पूछा, खुद से फिगर आउट किया, इंटरनेट पे सर्च किया और उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन मिला और उसके बाद क्या कहते हैं आपने वो इम्प्लीमेंट किया तो आपको लगा कि कुछ अचीवमेंट किया। तो ऐसी मैंने भी एक सिचुएशन उनको बता दी कि जब NGINX की कन्फिग्रेशन से रिलेटेड कुछ काम था तो हम लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। फिर काफ़ी डिबग वगैरह करने के बाद, NGINX को रीलोड करने के बाद, डिबग करने के बाद, लॉग्स चेक करने के बाद NGINX के, तो हम लोग तब हमने फिगर आउट किया कि NGINX फट क्यों रहा है। हम लोग किसी प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट कर रहे थे। तो ऐसी कोई भी आप सिचुएशन बता सकते हो या हाइपोथेटिकल भी बता सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो मैंने फेस करी वो बताई। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन जो मेरा था वो था React.js आखिर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। तो React.js का बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए React.js हम लोग यूज़ करते हैं। तो उनने वही पूछा, कुछ डिटेल में नहीं पूछा। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए कैसे हम लोग ट्रेडिशनल HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोड लिखते थे, कैसे हम लोग के जो कोड है वो बार बार रिपीट होते थे। React.js से कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच से कैसे हमारा जो राइटिंग लिखना कम हुआ, काफ़ी लाइंस ऑफ कोड सेव हुए हमारे कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच से, और कैसे हमारा जो एप्लीकेशन है वो फास्ट हुआ। तो वही उनने बेसिक सा ऊपर से पूछा मेरे से React.js के बारे में, क्योंकि और लारावेल के बारे में मेरे से कुछ नहीं पूछा उनने। और उनने इसी इंटरव्यू में मेरा कन्फर्मेशन भी हो गया था कि शायद वो मुझे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनने बोला कि ऑल द बेस्ट, आगे मिलते हैं। तो इस टाइप की बात बोली थी, तो मैं समझ गया था कि आगे शायद मुझे वो सेलेक्ट कर लेंगे। राउंड जो थर्ड था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड था, वो था HR राउंड। HR राउंड में बेसिकली कुछ नहीं होता। HR राउंड में आपको आपकी जॉब लोकेशन के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दो। और इसमें सैलरी वगैरह का भी नेगोशिएशन नहीं हुआ था मेरा। उन्होंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दो। और तो डॉक्यूमेंटेशन में मेरे साथ एक मेन प्रॉब्लम आई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में मेरे साथ क्या हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में मेरे से उनने जितनी भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी सैलरी स्लिप्स मांगी, उनके PF रिकॉर्ड्स मांगे। तो किसी भी मेरी एक कंपनी में मेरे पास PF रिकॉर्ड्स नहीं थी। तो बेस्ड ऑन दैट कि मेरी एक कंपनी में मेरे पास मेरी कंपनी PF डिडक्ट नहीं करती थी, तो उनने मेरा वो एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया और उनने मेरा जो प्रोफाइल है उसको भी सेलेक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं हम आपका प्रोफाइल को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक कंपनी का प्रॉपर PF डिडक्शन था नहीं। तो उनने कंसिडर किया नहीं, उसको एक्सपीरियंस भी कंसिडर नहीं किया और मेरा कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर दिया। तो यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप अगर TCS वगैरह में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जब भी से भी आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 2018 से स्टार्ट किया है, तो अभी तक के आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप प्रॉपर जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके प्रॉपर PF वगैरह डिडक्ट होनी चाहिए। तो ये लोग बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं और बहुत इनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का रिकॉर्ड चाहिए होता है। आपने अगर 10 कंपनियां बदली हैं तो 10 के रिकॉर्ड मांग लेते हैं। तो ये एक बहुत ड्रॉबैक है इस कंपनी में, यू कैन सी दैट ड्रॉबैक है। बाकी तो मेरे लिए कुछ बेकार सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मैंने दूसरी कंपनीज़ के भी इंटरव्यू दिए और वो सब मेरे क्रैक हो गए थे। तो बस मेरे को यही एक्सपीरियंस शेयर करना था और यही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी कि इस कंपनी के लिए TCS वगैरह के लिए डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ये आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी वैसे कंपनीज़ जो हैं उतना डिपेंड नहीं करती हैं। अगर आपके पास नहीं भी आप सैलरी स्लिप्स भी दिखा देते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने अपना केस नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों का भी केस देखा है जिसमें उन लोगों ने उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थे। थैंक्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक++ में ऐसी मैं और वीडियोज़ डालता रहूँगा इंटरव्यूज़ की। तो थैंक्स। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।